नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि बहुत कम समय में आप रिवीजन के तौर पर इसको रखेंगे। बस आप रिवीजन कर लेंगे, नहीं, आपको हर एक तरीका का प्रश्न इसमें दिया है और एनसीईआरटी पर आधारित है। भाई प्योर एनसीईआरटी है। आप देखेंगे टोटल प्रश्न यानी एनसीईआरटी है, आप देखेंगे बहुत बेहतर समझ में आएगा। यही सब प्रश्न आपको एएलपी और टेक्नीशियन में हमेशा छपेगा भाई, साइंस में देखना। तो हम इसको रिवीजन के तौर पर कंसेप्ट भाई कुछ भी नहीं, आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। बस इस प्रश्न को जल्द से जल्द आपको 40 प्रश्न, लगभग 40 प्रश्न प्लस दिया है, जो कि आपको रिवीजन के तौर पर इसको कर लेंगे। देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न में दिया है, श्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। श्वासन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। 3 नंबर प्रश्न में देखिए कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं क्या, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं क्या, वैद्युत संयोजी नहीं। चलिए अगला देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत। लौह को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। लौह को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, पेट्रोल का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है, पेट्रोल का जलना कौन सी क्रिया है, तो यानी कि दहन अभिक्रिया। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए 8 नंबर प्रश्न को, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं क्या, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 10 में देखिए कह रहा, वह अभिक्रियाएं जिनसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 11 नंबर में देखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। 12 नंबर प्रश्न, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। चलिए 13 नंबर में, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता, आप बिलिए। अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता, आप बिलिए। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है धीमी। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, धीमी। चलिए 15 नंबर, तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़ी ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण। तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ
थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण या अपचयन भी बोल सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा। चलिए 17, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चलिए 18 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। और उससे पदार्थ जिनके उपस्थिति, ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते? उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाता? उत्प्रेरक। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कही जाती हैं उत्कर्मणीय कहा जाता है। बी नंबर होगा उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय नहीं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कही जाती है उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय। चलिए आज एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उसे क्या कहा जाता है? अणु उत्कर्मणीय कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उसे क्या कहा जाता है? अणु उत्कर्मणीय। किसी पदार्थ की, चलिए 22 नंबर, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, दहन कहते हैं। चलिए 23 में, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान देंगे उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? था उपचयन अभिक्रिया। 25 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे, प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन। एलपीजी के मुख्य घटक कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी के मुख्य घटक कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी से गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टेन। एलपीजी से गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टेन। चलिए ध्यान देंगे, यहां कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। अवाधातु रहेगा तो ब्रोमीन। व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस एस से किया जाता है? बॉक्साइट। व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस एस से किया जाता है? बॉक्साइट। यानी एल्यूमिनियम का मुख्य एस तो बॉक्साइट है। चलिए अगला प्रश्न, लोहे के निष्कर्षण, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है क्या? धातुमल। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर
कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, या यौगिक कहलाता है धातुमल। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अपरूपता। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है? तो अपरूपता कहलाता है। देखिए धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। धातु की 34 नंबर प्रश्न, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, या जस्तीकरण भी बोल सकते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। चलिए 36 नंबर प्रश्न में, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम। जिप्सम। अभिक्रिया। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अभिक्रिया के इस क्रम में कौन सी होती है? अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो नीचे ऑप्शन दिया है, ध्यान देंगे। नीचे ऑप्शन दिया है Mg। Mg बड़ा होंगे, Al से ज्यादा होता है भाई, और Al ज्यादा होता है Zn से, और Zn ज्यादा होता है Fe से। ध्यान देंगे। कारण अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सी सही है? Mg ज्यादा अभिक्रिया होता है Al से, और Al ज्यादा होता है Zn से, और Zn ज्यादा होता है Fe से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। करा एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:1। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। 40 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता बोल सकते हैं। आघात वर्ध्यता। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक। उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक, सोनोरस। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है? सोना। सोना का संकेत Au। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। हीरा। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एथोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं। तो ध्यान दें, हम 46 प्रश्न को एनसीईआरटी पर धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएं भाई। आप लोग बहुत कम समय में रिवीजन करिए, नहीं मात्र ज्यादा से ज्यादा होगा 20 मिनट में, लेकिन 50 प्रश्न से ऊपर करा देंगे। ये टारगेट लेके भाई आप रिवीजन करिए। पढ़ा हुआ है, एक बार ऑब्जेक्टिव को रिवीजन कर लेंगे बहुत कम समय में, मात्र 15-20 मिनट भाई। खाना खाते
खाते खाते भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ। दो दो बार एक एक प्रश्न के बोलेंगे, कम से कम सुनेंगे तो भाई। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें भाई, और साथी संगत में बताएं और शेयर भी करें, लाइक भी करें। जय हिंद साथियों, प्रत्येक दिन आप लोग जुड़े रहेंगे।